नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का रिप्रोडक्शन। चैप्टर में क्या दिया हुआ है? हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा ठीक है, रिप्रोड्यूस। हाउ डू, अच्छा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, कोई बाबा आए और झोले में दे करके चले गए, है ना? दैट इज कॉल्ड हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। ठीक है, बचपन में जब हम लोग रहते तो जब बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा बेटा है घर में, एक और बच्चे की जन्म होते, पूछे कि बाबू कैसे आया, है ना? तो एक आए थे बाबा, है ना, दे जस्ट थ्रो इट, और फिर वो दे करके चले गए जब से हम लोग के पास है। ठीक है, देखो अगर हम लोग सिस्टम की बात की जाए तो हम लोग इंटायरली टोटल 11 सिस्टम पढ़ते हैं। 11 सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस, इम्यून, बहुत सारा। उनमें एक सिस्टम आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। उन 11 सिस्टम में से सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, किनको छोड़ करके? रिप्रोडक्शन को छोड़ करके। बाकी जितने भी सिस्टम है दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन अगर ना भी हो तो भी लाइफ क्या करेगा? लाइफ एग्जिस्ट करेगा, हम लोग और हम लोग सरवाइव करेंगे। तो फिर आखिर रिप्रोडक्शन का क्या ही रोल है, उसको समझेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे जो जो किताबें में दी गई हैं, और जो किताबों में नहीं भी दी गई हैं 10th लेवल पर, फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि आखिर जो ये रिप्रोडक्शन है क्या ये लाइफ को डिफाइन करता है या फिर नहीं करता है। सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अगर डिफिनेशन की बात करें तो सबको पता है आज के डेट में कि जो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में तो नहीं हो रहा है, सांस लेने तो नहीं हो रहा है, इसके पीछे लगा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? Each and every organism have their capability to reproduce. अब ये जरूरी नहीं है कि every organism can reproduce, है ना? A little difference. What do you mean by the reproduction and what do you mean by the reproduce? Reproduction is a process who gave the birth and that is called the reproduce. बात समझेंगे हम लोग कि हम किन पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन आती है कि ये रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन तो सब लोग समझते हैं, लेकिन एक चीज तो समझना है कि इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यहां कह सकते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड। इसका मतलब यह है कि जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो ये किसी ना किसी को क्या देने वाला है? लाइफ स्पेन। जन्म लिए हैं तो हमारी क्या होगी? मृत्यु भी होगी। ये भी तो सत्य है। ऐसा नहीं कि पैसा कमा लेंगे तो बाकियों से थोड़ा क्या कर लेंगे, ज्यादा जी लेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। माइकल जैक्सन भी बहुत पैसा कमाया और कमाने के बाद भी ही डिमांडिंग, और ये डिमांड क्या कहेंगे, वो बोलते थे कि आई कैन सर्वाइव 200 ईयर्स। तो 200 ईयर्स सर्वाइव करने के लिए पूरा प्रोसेस भी देखना पड़ेगा, लेकिन वो 50 साल भी पूरा नहीं कर पाए। 47 की एज में ही उनकी क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई।
तो रिप्रोडक्शन गिव द बर्थ द न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड दैट न्यू ऑर्गेनिज्म हैव देयर लाइफ स्पैन। अच्छा, ये लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उनका एक क्या आ रहा है? एक तो लाइफ स्पैन आ रहा है। तो लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग ह्यूमन की ही बात करें तो हम लोग बात करेंगे ऑन एन एवरेज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन। अगर बात भी कर ले कि सबसे ज्यादा सरवाइव कौन करता है, कहां के लोग करते हैं, कितना ईयर्स है, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स में क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल्स में लोग कितने साल सरवाइव करते होंगे? इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स को हम लोग डेटा के साथ लेके चल सकते हैं कि चलिए 100, 120, 125 भी हो सकता है। लेकिन उतने साल जीने के लिए उन्होंने अपना लाइफ स्पैन भी तो चूज किया होगा। अब यहां के लोग जो होंगे जो 120 साल सरवाइव करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है किसी ना किसी पर्टिकुलर कंट्री की होगी, है ना। जैसे जापान के लोगों में जब देखा जाएगा तो वहां पर लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन मैक्सिमम है, क्योंकि उनको मर मसाला से कोई लेना देना, उबालिए और क्या कीजिए, खा लीजिए, जो कि सबसे बेस्ट होता है। बस चाट मसाला क्या कर दीजिए थोड़ा। तो जो बॉयल चीजें जो हम लोग खाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए 99 लोगों को लौकी का सब्जी अच्छा, घर में बोल देगा लौकी का सब्जी बने हैं, कुछ बनाना आता है ये नहीं, लौकी का सब्जी बना के रख दिया है लोग। तो लौकी घेवड़ा जब बनता है घर में तो तरह तरह का शकल बनता है। लेकिन वही सोयाबीन का बन जाए राजमा बन जाए, चिकन करी बन जाए, एग करी बन जाए, तो जब तक मसाला नहीं देखेंगे, लाल लालू झोड़ नहीं देखेंगे, मन भरेगा? हम लोग का लाइफ स्पैन वैसे भी क्या है? तो एक स्टेटमेंट हम लोग लेके चलते हैं कि एक ही जिंदगी मिला है, इसी जिंदगी में क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे, कबाड़ के रख देंगे, चाहे जो हो। लेकिन आप ये भी मकसद कब तक रखते हैं? ये मकसद आपका कब तक है? मैक्सिमम ये मकसद लेकर चलिएगा 30, 35, 40, लेकिन समय आएगा कि आप इस चीज से क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर ढलान शुरू होना शुरू होता है। अभी पिक पर है, फिर ढलान आएगा। तो जब ढलान आएगा तो फिर दुनिया समझ में आएगी कि दुनिया क्या है, कि क्या है दुनिया। तो लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज ह्यूमन की बात करें इंडिया में तो इट माइट भी हो सकता है कि 74 के आसपास क्या करे, ये हिट करे, जो कि पहले और कम था। लेकिन आज के डेट में ये चीजें क्या हो गई हैं? ये बढ़ गई हैं। मेरा मानना ये हम कह रहे हैं कि जहां पर मैक्सिमम लाइफ स्पेन होगा वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। समझ रहे बात? क्यों होगा स्लो? क्यों होगा स्लो? क्यों कहा जाता है कि इंडिया जो है आने वाले समय में पॉपुलेशन का बम फोड़ेगा? क्यों? वही प्रोसेस में है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर टीनेजर्स क्या हैं, जिनकी शादी ही नहीं हुई है, उनकी आबादी तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो रोजगार नहीं देने के पीछे सरकार ये भी सोच रहा है कि रोजगार दे देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा। देखो बीपीएससी बिहार में जब टीचर का जब होता है, जैसी रिजल्ट हुआ वैसी अगुआ लेके खड़ा है कि चलो हो गया ना रिजल्ट, शादी ब्याह करिए। तो हम लोग के यहाँ क्या है ना कि टीनेजर्स यंगर ज्यादा है, वो गोना टू रिप्रोड्यूस। जापान में जब जाइएगा तो वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। वहां पे यंगर लोग क्या मिलेंगे? क्योंकि वो मरिए नहीं रहे हैं, है ना। तो एक बायोलॉजी का एक रूल है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है ना वो एरिया पर डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात? लड्डू का पैकेट जितना एरिया उतना लड्डू डालिएगा।
तो जापान में बूढ़े लोग जा नहीं रहे हैं, तो वो सब आएगा कहां से? तो वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या क्या है? वो सब जो देश है ना, वो क्या है, स्टेबल है। नहीं सॉरी, स्टेबल क्या है, उसको डिक्लाइन कहिए, वो डिक्लाइन की तरफ है। स्टेबल में चाइना आ जाएगा, चाइना, और उसके बाद अमेरिका आ जाएगा। चाइना भी बहुत हद तक क्या कर लिया है, कंट्रोल किया है, जिसका नतीजा है कि हम लोग आगे निकल गए, है कि नहीं? अपने आप को नहीं बढ़ाइए, दूसरा कंट्रोल करता था, अपने आप क्या हो जाएंगे, हम अपने आप। हमें क्या परिवर्तन हुआ, वही है कि नहीं? उसने रोक दिया, हम लोग आगे निकल गए। खैर, तो हाँ, तो ये तो खैर ये सब तो अलग अलग बातें हैं, है ना। सिंगल चाइल्ड नॉब्स जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो इम्पोर्टेंट भी। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे थे बच्चों के ऊपर, तो हम सोचे कि इनका पहले बायोग्राफी चेंज कर देखें हम, इनके बच्चे कितने हैं, है ना, क्योंकि उसी के ऊपर दिए जा रहे थे। तो गए गूगल पर सर्च किए, तब पता चला कि आदमी अनमैरिड है। हम बोले तब इनका बात क्या किया जा सकता है ना, सुना जा सकता है। नहीं, जिनके 10-11 बच्चे हैं वही बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन कम कीजिए, तो फिर थोड़ा सोचने पर आदमी खुद विचार करता है कि अपने तो रोके नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं रोक रहे हैं कि भाई थामा थामा ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, तो ये जो लाइफ स्पैन है ना, देखो एक और इसकी बात है कि लाइफ स्पैन कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक चीज समझ लेना, एक तरफ आप रख लीजिए क्रो, और एक तरफ क्या रख लीजिए, पैरट, ठीक है। ये साइज के ऊपर नहीं है, ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कि खाना क्या खाते हैं। कौवा क्या है, ओमनीबोर्स, लेकिन इसको पसंद है कि वो क्या खा सकता है, चूहा खोजते रहेगा। और पैरट क्या है, इसको दे दो चूहा मार करके खा लेगा, हो सकता है कि आदत लग जाए, ये भी तो हो सकता है कि आदत लग जाए। घर में आप रखे हुए पैरट चिकन खा रहे हैं, लेग उठा के फिर ले खा रहे हैं, हो सकता है कभी कभी क्या हो जाए, मसाला जिस दिन अच्छा मिल जाए बिरयानी का, लगा यही तो खाने में मजा है ना, असली मजा यही है। तब घास फूस खाने से कोई मतलब। अब देखिए दोनों के लाइफ स्पेन में, क्रो का लाइफ स्पेन निकालिएगा तो 14 से लेकर के 15 इयर्स, मतलब आपका भी जन्म हुआ, उसका भी जन्म हुआ, मैट्रिक देकर पास हो गया, बेचारा क्या हो गया, बेचारा निपट गया। पैरट की बात करो बाबू, तो पैरट जिंदा रहता है 150 साल प्लस। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, रुक जाओ ऐसे हो गए मैया, ऐसे तुरंत नहीं करो, 150 ज्यादा हो गया है ना, लेकिन 100 प्लस होगा। तो सोचिए कि लाइफ स्पेन क्या खाने में भलाई है, लेकिन जितना घास फूस खाइएगा, जिंदगी जितना बड़ा होगा उतना प्रेशर रहेगा, है ना। इसीलिए मांस खाओ, निपटाओ, तब प्रेशर हैंडल लेके कौन रहेगा, कोई रहेगा, जितना हो जल्दी निकल। तो ये हुआ आपके साइज, ये होगा डाइट के ऊपर। एक और देखो, टर्टल और एक तरफ लिख लो एलिफेंट। अब दोनों के लाइफ स्पैन को देखो, टर्टल आपका 200, ये 150 प्लस रखो इसका इसका 140 है पैरट के आसपास। टर्टल 150 साल ऊपर, एलिफेंट 70 से 80 साल। इसका मतलब ये है कि ध्रुव क्या होगा, ये ज्यादा जिंदा रहेगा, है कि नहीं। तो ये भी हमें, तो ये चीजें बहुत रिमार्केबल बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बहुत सारे मैटर पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जिनका साइज बहुत छोटा है वो क्या करें, वो कम समय के लिए सरवाइव करें। तो शेप, साइज, डाइट, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये मायने रखता है, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जब लाइफ स्पैन है
अगर लाइफ स्पेन है तो नथिंग इज परमानेंट, उसकी क्या होनी है, उसकी डेथ होनी है। लेकिन सब लोग बिलीव करते हैं कि डेथ कैसा होना चाहिए। अच्छा मस्त, क्या इसका मतलब क्या है? एरोप्लेन में जाते जाते हार्ट अटैक, अच्छा हुआ साला ऊपरे मर गए। खाते और पीते हैं, पीने में क्या है ना, वोडका ट्राई। अब यहाँ पर दो तरह का डेथ है, एक हो गया आपका क्लिनिकल डेथ और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। किस पे बिलीव करिएगा ना? क्लिनिकल का मतलब हो गया जो डॉक्टर उसको रजिस्टर्ड कर दे, मोहर मार दे, है ना, कि इंसान की क्या हो गई है। क्योंकि कोमा में जाना आपका ब्रेन डेड भी है, लेकिन वो क्लिनिकल डेथ है, क्योंकि कोमा में कभी भी आ सकता है। तो कोमा में वाला जो डेथ है वो क्या कंसीडर होगा आपका? बायोलॉजिकल है कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि घर के बूढ़े बुजुर्ग बेहोश होकर गिर गए तो तुरंत पापा के यहाँ फोन लगा दे दादाजी निपट गए। यार अनकॉन्शियस भी तो हो सकते हैं, वो बेहोश भी तो हो सकते हैं। अब एज मान लियो कि 80-85 में तो लोग मर ही जाता है, वो बेचारे बेहोश होकर गिरे, पापा को फोन कर दिया है कि निपट गए। आप उसके लिए पहले डॉक्टर के पास तो जाइए। डॉक्टर ना जस्टिफाई करेंगे तो डॉक्टर वो क्लिनिकली क्या करेगा, वो क्लिनिकली चेक करेगा। तो ये बायोलॉजिकल डेथ आपका कोमा भी हो सकता है। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब कि आदि इंसान मरा नहीं, हाँ, लेकिन क्लिनिकल लेगा नहीं। एक बार डॉक्टर ने बोल दिया तो मतलब कि काम क्या है यहाँ पर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है ना, एज वी नो दैट द each and every organism have capability to reproduce their young ones, exceptions are there, जरूरी नहीं कि सब क्या करें, रिप्रोड्यूस ही करें। लेकिन the process by which an organism reproduce their own kind of organism, अपने जैसे, है ना, हाथी का बच्चा क्या जन्म देगा, ह्यूमन का बच्चा क्या जन्म देगा, लेकिन लोग बोलता है गधा है ना, ये तो गलत बात है, ये बोल देता कह रही तो एकदम गधा है। खैर, तो वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दे रिप्रोड्यूस इट। अब जब रिप्रोड्यूस हुआ तो उसका भी अपना बेचारे का क्या है, लाइफ, उसका भी लाइफ स्पेन है। और हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना खुद का क्या है, लाइफ स्पेन है। जो अपने लाइफ स्पेन से कम समय व्यतीत करके जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ। लाइफ स्पेन का मतलब होगा बर्थ टू द नेचुरल डेथ, इसी को लाइफ स्पेन कहते हैं। बर्थ लिए नेचुरल डेथ तक गए। एक्सीडेंट हो गया तो नेचुरली डेथ नहीं होगा, कोई उसको पॉइजन खिला दिया तो वो नेचुरल डेथ वो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या हो गया भाई बताओ? एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ, अच्छा ऑन काइंड लगाएं कि सिमिलर लगाएं? ऑन काइंड। सिमिलर में तो दिक्कत ना है भाई, लड़की गोरी है, लड़का भी गोरा है, बच्चा काला जन्म ले लिया, मिला तो साला सिमिलर तो नहीं है, बताया गया था कि सिमिलर है ना। ऐसा तो केस होता है ना देखने में, सोशल साइट यूज कीजिएगा तो आएगा ऐसा कुछ। तो सिमिलर नहीं लगाते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, ओन काइंड, अपने ही जैसा। वो अपने ही जैसे का मतलब क्या, कलर नहीं मिलाइए, अपने ही जैसे बोलते कलर मिला रहे, कलर मैच नहीं हो रहा है, मतलब कि आपके भी दो हाथ, जो आपका स्ट्रक्चर वो भी उस ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है ऑन काइंड। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कुछ ना कुछ इवोल्यूशन जैसे चैप्टर को भी क्या करेगा, ये हिट करेगा कि आखिर आप ज्यादा इवॉल्व है या फिर बैक्टीरिया ज्यादा इवॉल्व है। ठीक है, हु इज द मोस्ट इवॉल्व्ड मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, है ना।
कॉमेंट इट, इस पर कॉमेंट करिएगा, इसके बारे में बताइएगा कि कौन है, हम ज़्यादा एडवांस है या बैक्टीरिया। हम लोग आईफोन लेके घूम सकता है, बैक्टीरिया लेके घूम सकता है? तो फिर कैसे एडवांस हो गया वो? हम लोग एआई तक जा चुके हैं, वो एआई तक गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि हु इज द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म।